स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वॉल्वॉक्स के कुधानी का परिवर्तन देखा था। आज हम वॉल्वॉक्स में अणधानी का परिवर्तन देखेंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, लाइन से दिखाया गया ABC डायग्राम से किसी भी कोशिका से अणधानी का परिवर्तन कैसे होता है जायगोट तक। तो अणधानी जायगोट में बदलेगी। सीनोबियम के पश्च भाग में मैंने आपको बताया था, पश्च भाग में ही क्या होता है, पश्च भाग में ही जनन होता है लैंगिक। तो पश्च भाग में गाइनोगोनेडियम, मतलब जो कोशिका भाग लेगी ooगोनियम को बनाने में, उसे हम गाइनोगोनेडियम कहते हैं। तो गाइनोगोनेडियम कोशिकाएं होती हैं जिनसे अणधानी विकसित होती है। देखिए आप, पहली कोशिका जो ए डायग्राम दिखाया गया वो नीचे आ गई कोशिका, और कोशिकाओं की तुलना में जो म्यूसिलेजिनस शीथ है उसके दोनों तरफ, चारों तरफ, उसमें वो धंस गई है अंदर की तरफ, लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़ी हुई है और दूसरी कोशिकाओं से। अब इसको हम कहते हैं ooगोनियम या ooगोनियम इनिशियल, यानी पूरी कोशिका जो है वो ooगोनियम में बदलेगी। इस सेल को पहले हम कहते हैं गाइनोगोनेडियम, जिससे अणधानी विकसित होती है। अब इसका जीव द्रव्य विभाजित नहीं होता है और अन्य कोशिकाओं की तुलना में इसमें एक कई गुना वृद्धि हो जाती है। पहले कोशिका जो ऊपर की दिखाई से फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, वेजिटेटिव सेल जिनको हम दिखा रहे हैं, वो साइज में छोटी हैं। ये नीचे जो धंस गई ये बड़ी हो गई, कई गुना वृद्धि, और ये आकार में गोल होती हैं, परंतु बाद में फ्लास्क शेप की हो जाती है और केंद्रक फूलकर इनका बड़ा हो जाता है। इस प्रकार कोशिका का प्रोटोप्लास्ट एक गोलाकार, एक केंद्र की अचल एग या ooस्फेयर में बदल जाता है। देखिए, जब तक कोई भी अंड का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसे हम अंड या ooस्फेयर कहते हैं। याद रखिएगा, अंड या ooस्फेयर कहते हैं। और जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसे जायगोट यानी निषिक्तांड या ooस्पोर कहते हैं। तो बी डायग्राम में अभी ooस्फेयर है, यानी एग मैच्योर हो गया है। अब सी डायग्राम में आप देखिए, और एक बी डायग्राम में आप देखिए मैच्योर एग है और एग के अंदर एक केंद्रक है, तो उसका केंद्रक हो गया अंड का, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं ooस्फेयर, यानी इसका फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। प्रत्येक मादा ooगोनियम में बिना प्रोटोप्लास्ट के विभाजन के विकसित होती है, जिसमें संचित भोज पदार्थ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब ये जो परपक अंड है, इसके सिरे पर एक रंगीन बिंदु हाईलाइन स्पॉट होता है, मतलब ऊपर का हिस्सा जो होता है उसमें एक हाईलाइन कांचाप सा होता है, जिसे हम रिसेप्टिव स्पॉट या ग्राही कहते हैं, जहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स आके चिपकेंगे या ग्रहण किए जाएंगे, ठीक है, जिसे हम ग्राही स्पॉट कहते हैं। अब इसके बाद आती बात फर्टिलाइजेशन की। अब आप देखिए तीसरे डायग्राम में, सी डायग्राम जो है, इसका जो सी है, उस स्टेज में देखिए चारों तरफ एंथ्रोजॉइड आके चिपक गए ना। अब फर्टिलाइजेशन हो तो पुमणु तैरते हुए अंडधानी के निकट आते हैं और एक पुमणु अंड तक पहुंचकर निषेचन क्रिया संपन्न करता है। लैंडर एक वैज्ञानिक था, 1990 में उनके अनुसार पुमणु या तो ग्राही स्थल से, अथवा ग्राही मतलब वो रिसेप्टिव स्पॉट जो ऊपर कांचाप था, उस ग्राही स्थल से अथवा अंड के पार्श्व साइड से उसमें प्रवेश करता है और अंड से फ्यूज होकर जायगोट बनाता है। जबकि दूसरा साइंटिस्ट था मेयर एंड पिकॉक, उनके अनुसार पुमणु अंड से चिपक जाते हैं और इनके बीच की दीवार गल जाती है। कोशिका द्रव्य का संलयन होता है दोनों का पहले, और फिर केंद्रक, यानी कोशिका द्रव्य के संलयन को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा का मिलन दोनों के, और उसके बाद केंद्रक का मिलन होता है, उसको कहते हैं कैरियोगेमी। तो कैरियोगेमी इज फॉलोड बाय प्लाज्मोगेमी, यानी कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी के बाद होती है, जिसके कारण युग्मगज का निर्माण होता है, जो आपको डी डायग्राम में दिखाया गया, यानी निषेचन हो चुका। अब ये निषिक्तांड है, जिसको जायगोट कहते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा वर्ड बताया था ooस्पोर, मतलब जब तक अंड निषेचित नहीं हुआ तो ooस्फेयर कहलाता है, डायग्राम बी तक, और जब अंड निषेचित हो गया डायग्राम डी में आके तो उसको कहते हैं ooस्पोर या जायगोट, ठीक है। अब ये निषिक्तांड जो होता है 3 स्तरों द्वारा घिरा पाया जाता है, जिन्हें हम एक्सोस्पोर यानी बाह्य चोल, मध्य चोल मीजोस्पोर और एंडोस्पोर, 3 इसमें वो होते हैं घेरे। तो एक्सोस्पोर जो होता है बाहर का, वो चिकना भी हो सकता है जैसे वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर में, ठीक है, या कांटे वाला भी हो सकता है जैसे वॉल्वॉक्स स्पर्मेटिस्फेरा में।
मध्य चोल में रंग पाया जाता है, हीमेटोक्रोम पाया जाता है, इसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है जायगोट का। और इसमें तेल का संचय होता है। युग्मगज लंबी अवधि तक सुषुप्त अवस्था में रहते हैं नेचुरली, क्योंकि जब पानी नहीं मिलेगा, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होंगी, तो युग्मगज कहीं कंटक तो है ही, ऊपर मोटी लेयर है, 3 लेयर से घिरा हुआ है, तो उनको कुछ बिगड़ेगा नहीं, पानी इसके अंदर रहता है। और ऐसी अवस्था में ये जायगोट होता है वो कहीं ज़मीन के तल के अंदर घुसा पाया जाता है, नीचे घुसा रहता है, ज़मीन के अंदर धंस जाता है, तो वो उससे बचा रहता है डेसिकेशन से, सूखने से। तो जल कुंड के तल जो होता है, थोड़ी कीचड़ मिट्टी तो रहती है, तालाब पोखरों में हल्की हल्की, उसके में कहीं धंसा पाया जाता है। तो इनका सुषुप्त अवस्था तब तक चलती है जब तक कि ये दोबारा अनुकूल परिस्थिति आने पर इनका विघटन होता है, और उसमें से ये युग्मगज से नया पौधा या नया जो है वॉल्वक्स कॉलोनी तैयार होकर बाहर आती है। तब तक ये उसके अंदर ही बंद रहते हैं। अब आते हैं युग्मगज का अंकुरण, यानी ये जो जायगोट बना ये अंकुरित होगा तभी तो दूसरी कॉलोनी बनाएगा। अब इसका अंकुरण समझते हैं, ये अंकुरण के डायग्राम है, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति में युग्मज का अंकुरण होता है, और अंकुरण के समय इनके द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री, देखिए चूँकि मुख्य पादप इसका हैप्लॉइड था, यानी एक्स था, डिप्लॉइड हो गया जायगोट बनते समय, निषेक्तांड बनते समय, अब वापस हैप्लॉइड होना है, तो उसमें रिडक्शन डिवीज़न होगा, मियोसिस होगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अंकुरण के समय इसके द्विगुणित केंद्रक में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अनुकूल परिस्थितियों में जल अवशोषित करके इसका जीवद्रव्य फूल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, दबाव से जब अंदर जीवद्रव्य फूलेगा, दबाव पड़ेगा, तो बाह्यचोल मध्यचोल फट जाते हैं, और अंतःचोल एक पुटिका के रूप में बाहर आ जाता है, जो आपको डायग्राम ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। डायग्राम ए में दिखाई दे रहा है, पुटिका के रूप में बाहर आ गया, तो मीजो फट गया और ये बाहर आ गया। युग्मगज का जीवद्रग, यानी युग्मगज का जो अंदर का जीवद्रग, वो जो पुटिका बाहर आई, इसमें स्थानांतरित हो जाता है। विभाजन के फलस्वरूप में 4 अगुणित जीवद्रव खंड बन जाते हैं। विभाजन होता है, अगुणित हो ही चुका है पहले, तो 4 अगुणित जीवद्रव खंड बन जाते हैं। अब एक किर्चनर साइंटिस्ट हुआ है, जिनके अनुसार जो 4 जीवद्रव खंड बनेंगे, वो 4 जो जीवद्रव खंड हैं उसमें विभाजन जारी रहते हैं, और सीधे ही एक कॉलोनी का, मतलब चारों मिलकर एक कॉलोनी का निर्माण कर देते हैं, ऐसा मानना है उसका। जबकि पोकॉक कहता है कि 4 जीवद्रव खंड अलग अलग बीजाणु में रूपांतरित होते हैं, यानी एक जीवद्रव खंड से एक बीजाणु, जैसा कि इसमें दिखाया गया बी डायग्राम में, ये 4 जीवद्रव में से एक से बना ही होता। क्या है, 3 तो नष्ट हो जाते हैं खंड, और एक खंड से एक जीवाणु बीजियोस्पोर बनता है। तो बी डायग्राम में जूस्पोर जो दिखाया गया है वो वही है। इनका कहना ये है कि 4 जब जीवद्रव खंड बढ़ते हैं, 4 बीजाणु में रूपांतरित होते हैं, इनमें से केवल एक चल बीजाणु बचता है, और बाकी सब तीनों नष्ट हो जाते हैं। ये थैलेनुमा संरचना से विमुक्त हो जाता है, मतलब बी डायग्राम बाहर आ गया है थैलेनुमा संरचना से, और इसमें बना रहता है। कई बार चल बीजाणु निरंतर विभाजित होकर, ये विभाजित होगा निरंतर, जैसे इसी डायग्राम में देखिए विभाजित हो रहा है, डी और विभाजित हो रहा है, फिर इनका वो इन्वर्जन हो रहा है, और कॉलोनी तैयार हो गई एफ डायग्राम में आके, ठीक है। तो कहता है ये क्रिया तब तक जारी रहती है कॉलोनी के लिए सुनिश्चित संख्या में कोशिकाएं नहीं बन जाती। इस तरह बनी कॉलोनी का इन्वेजिनेशन, यानी वही ठीक उस तरह से होता है अंतरावलन, जैसे कि अलैंगिक जनन में हुआ था। इन्वेज मतलब उलटना, और उलट के एफ डायग्राम में जो कॉलोनी है वो एक डॉटर कॉलोनी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, या तो सीधा 4 जीवखंड मिलकर एक को बना दें जैसा कृष्णर कहता है, या पोकॉक के अनुसार 4 जीवद्रव खंड में से एक खंड, 3 खंड नष्ट हो जाए, एक खंड से एक जूस्पोर बने, वो पूरी एक कॉलोनी का निर्माण करे। तो इस तरह से एक डॉटर कॉलोनी तैयार हो जाती है, और वो डॉटर कॉलोनी उस युग्मक से बाहर आकर पानी में फ्री तरीके से, जब पानी अनुकूल परिस्थिति में होगा सब, तो पानी मिलेगा तो उसमें तैरने लगेंगी, और बाहर की सेल्स में फ्लैजेला डेवलप होते हैं जिसको तैराने में मदद करते हैं। तो इस तरह से लैंगिक जनन के द्वारा एक डॉटर कॉलोनी का निर्माण हो जाता है युग्मक से। तो आप ये देख रहे होंगे कि अलैंगिक जनन में तो बहुत सारी डॉटर कॉलोनी बनती है एक थैलस में, एक उससे सेल से, और जबकि इसमें एक सेल से केवल एक डॉटर। तो इसमें संख्या, तो अलैंगिक जनन जो है वो संख्या बढ़ाने के लिए होता है जब अनुकूल परिस्थिति में होता है, और ये प्रतिकूल में होता है, इसलिए इसमें कम संख्या बढ़ती है कॉलोनी की, ठीक है। तो ये बात करी हमने आज लैंगिक जनन की, जिसमें ऊगल प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है बिटवीन ऊगोनिया एंड एंथ्रेडिया।